नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधे क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में मध्यकालीन इतिहास का सेशन हम कंटिन्यू कर रहे थे। इसमें आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारा मुगल सम्राट अकबर। जी हाँ दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चैप्टर बाय चैप्टर आपके सेशन चल रहे हैं। और आज के सेशन के मुताबिक जो है हम अकबर की धार्मिक और राजपूत नीति पर विशेष रूप से फोकस करेंगे। आइए कंटिन्यू करते हैं सेशन को। थोड़ा सा गेपिंग के साथ में क्लासेस आपकी चल रही है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना। कुछ कारण रहते हैं दोस्तों कि कंटिन्यू क्लासेस नहीं हो पाती हैं, ठीक है, लेकिन प्रयास जारी है कि क्लासेस आपकी कंटिन्यू हो जाए। एक्चुअल में अभी प्रज्ञान पर जो करंट अफेयर का क्लास का सेशन आ रहा है मॉर्निंग में, तो उसके कारण थोड़ी सी क्लासेस अभी आपकी डिस्टर्ब चल रही है बीए वाले प्लेटफॉर्म पे। लेकिन जल्दी ही इसके ठीक ठाक समय पर आने की संभावना है। बीए के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट आप देख सकते हैं इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहे इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहां पर आसानी से आपको अन्य सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल, जहां पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है और फिलहाल अभी अभी वहाँ करंट अफेयर की क्लासेस भी चालू हुई है, तो उसे आप जरूर फॉलो कीजिएगा। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस चैनल को विजिट जरूर करना, बहुत सारे आपके काम की कंटेंट मिलेगा यहाँ पर आपको। चलिए शुरू करते हैं। और ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है। और इस क्लास सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो अब तक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है। आज से हम यूनिट 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें बात करेंगे मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण कब से शुरुआत मानी जाती है? मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत या मुगल साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत जो है अकबर के समय से मानी जाती है, क्योंकि अकबर से पहले के शासकों ने मुगल साम्राज्य को स्थायित्व देने का ही कंप्लीटली प्रयास किया। या ऐसा अगर हम कहें कि अकबर से पहले मुगल साम्राज्य की सीमाएं बहुत कम थी तो बिल्कुल कोई गलत नहीं होगा। अकबर ने ही जो है मुगल साम्राज्य का वास्तविक रूप से विस्तार किया था और उसका सुदृढ़ीकरण किया था, ठीक है। और किस नीति? धार्मिक और राजपूत नीति को अपनाते हुए। तो आज हम बेसिकली अकबर के द्वारा अपनाई गई धार्मिक और राजपूत नीति पर विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? चलिए इसी के साथ में जो है आपके टॉपिक वाइज टॉपिक सेशन चलेगा। कल वाले सेशन में हम जहांगीर पर बात करेंगे, उसके बाद शाहजहां पर, फिर मुगल सिख संबंध, मराठों का उत्कर्ष, आदि आदि, ठीक है ना। और ये पूरे 5 मिनट तक का पूरा सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग क्लासेस चलेगी आप लोगों की। चलिए टेबल ऑफ कंटेंट में अगर बात करें तो अकबर की धार्मिक और राजपूत नीति के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 में मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण। पॉइंट नंबर 2 में बात करेंगे मुगल सम्राट अकबर की धार्मिक नीति। उसके बाद बात करेंगे अकबर की राजपूत नीति और अंतिम रूप से बात करेंगे अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था। इन 4 बिंदुओं के माध्यम से हम अकबर के प्रशासन पर कंप्लीट चर्चा कर पाएंगे। तो आइए एक एक करके इनको डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण। दरअसल दोस्तों अकबर अन्य शासकों की तरह ही, या कहें कि अपने या अपने पूर्व शासकों की तरह ही एक महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी शासक था। उसने भी अपने साम्राज्य के विस्तार के लालसा से ही कई सारे युद्ध किए। और अकबर का मानना था कि यदि वह लंबे समय तक शासन करना चाहे चाहे कोई भी शासक, तो उस शासक को निरंतर युद्ध करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, या कहें कि निरंतर अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। यदि कोई शासक चुपचाप बैठा तो उसके पड़ोसी उसे जीने नहीं देंगे, ये उसका मानना था। और इसी सोच के साथ ही अकबर ने लगभग अपने शासन के 50 वर्षों में उत्तरी और समस्त समस्त उत्तरी भारत और मध्य भारत को अपने अधीन कर लिया और अपने एक विशाल साम्राज्य को जो है एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। तो इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मुगल सम्राट अकबर अब तक के सभी मुगल साम्राज्यों में सबसे योग्य शासक माने जा सकते हैं, जिन्होंने अपने साम्राज्य का इस प्रकार से विस्तार किया और पूरे साम्राज्य को, बिखरे हुए साम्राज्य को एक सूत्र में बांधा। मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण कहें या अकबर की विजय की बात कहें कि अकबर ने किस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो उस विस्तार को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इन 5 बिंदुओं के माध्यम से, जैसे अजमेर, ग्वालियर और जौनपुर की विजय के साथ में मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। वहीं पॉइंट नंबर 2 में मालवा की विजय उसने की।
गोंडवाना को जीता, राजपूतानों की विजय की, बंगाल और बिहार पर जीत हासिल की। तो विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण करते हुए अपने साम्राज्य का उसने विस्तार किया। और अंतिम रूप से यदि देखा जाए तो गुप्त साम्राज्य के बाद में भारत में अगर सबसे बड़ा कोई शासन रहा है तो मुगल शासन ही रहा है। ये आप देख पा रहे हैं भारत के मैप में आप देख पा रहे हैं, ये पूरा जो प्रशासन व्यवस्था थी ये पूरी की पूरी मुगलीय है ना, मुगल काल था, मुगली प्रशासन था। ठीक है, और ये जो विस्तार हुआ है ये अकबर के समय में मुगल काल का इतना विस्तार हो चुका था। तो आइए एक एक पॉइंटों पर, जैसे अजमेर, ग्वालियर, जौनपुर आदि आदि पर हम एक एक सेपरेट तरीके से चर्चा करेंगे जिससे कि कंप्लीट टॉपिक हमारे समझ में आ सके। सबसे पहले बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 में अजमेर, ग्वालियर और जौनपुर की विजय। दरअसल दोस्तों उस समय में अगर बात करें अजमेर और मेवात की, तो अजमेर के साथ में मेवात का भी जो है साथ में नाम लिया जाता है। मेवात और अजमेर का जो है शासक, वहां पर कौन सा वंश चल रहा था उस समय? सूर वंश का शासन था। ठीक है, अकबर से पहले। तो सिकंदर सूर का जब दमन हुआ, अकबर ने जब दमन किया, तो उसके बाद में मेवात और अजमेर पर अकबर का अधिकार हो गया। ठीक है, अकबर का अधिकार हो गया। अगर हम ऐसा कहें कि मेवात और अजमेर पर जो सूर वंश का शासन चल रहा था जिसके अंतिम शासक थे सिकंदर, तो सिकंदर को हराने के बाद में यहाँ मेवात और अजमेर पर पूरी तरह से अकबर का अधिकार हो जाता है। और अकबर के शासन के तीसरे या चौथे वर्ष में ही ग्वालियर और जौनपुर भी मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है। युद्ध के द्वारा ना, अपने आप कोई शामिल नहीं हुआ था। तो अजमेर, ग्वालियर और जौनपुर तीनों ही अब अकबर के अंडर में आ जाते हैं, अर्थात कि मुगल साम्राज्य के अंग बन जाते हैं। इससे मुगल साम्राज्य की सीमाएं धीरे धीरे अब बढ़ने लगी थी। इसके बाद बात करते हैं मालवा की विजय की दोस्तों। तो 1561 में मालवा को जीता गया अकबर के द्वारा। मालवा में उस समय माफ कीजिएगा, बाज बहादुर का शासन चल रहा था। किसका? बाज बहादुर का, है ना। तो ये मालवा में 1561 में बाज बहादुर का शासन था। अकबर ने 29 मार्च 1561 में उसके विरुद्ध युद्ध करने के लिए आदम खां और पीर मोहम्मद दो सेनापतियों को एक फौज के साथ में, सेना के साथ में जो है युद्ध करने के लिए, या कहें कि मालवा जीतने के लिए भेज दिया। मालवा को जीतने के लिए भेजा। आदम खां और पीर मोहम्मद के नेतृत्व में बाज बहादुर का शाह के साथ में सारंगपुर के पास में जो है वहां पर एक युद्ध हुआ जिसमें बाज बहादुर की हार हुई और इससे आदम खां और पीर मोहम्मद के हाथों एक बड़ा खजाना लगा। कहां का? सारंगपुर का, अर्थात मालवा का। मालवा के सारंगपुर में जैसे ही बाज बहादुर की हार होती है उसके बाद में वहां पर लूटमार होती है। उस लूटमार में आदम खां और पीर मोहम्मद को एक बड़ा खजाना हाथ लगता है। लेकिन उस बड़े खजाने पर अधिकतम जो है, उस खजाने का अधिकतम जो धन था ना, वो धन उसने अपने पास ही रख लिया। इससे इससे अकबर को बहुत ही गुस्सा आया और वो उसे दंड देने के लिए सारंगपुर आता है अकबर। लेकिन आदम खां की मां के द्वारा क्षमा याचना करने पर अकबर उसे माफ कर देता है और यह सारंगपुर अर्थात कि मालवा का जो शासन था वो पीर मोहम्मद के सुपुर्द करके और वापस चला जाता है। मालवा का स्थायी रूप से, लेकिन क्या होता है बाद में क्या होता है, जैसे आदम खां की मृत्यु हो जाती है, आदम खां की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के बाद में आदम खां की मृत्यु हो जाती है आगे चल करके। मृत्यु के बाद में बाज बहादुर फिर से हमला करता है सारंगपुर पर और फिर उसे अपने अंडर में कर लेता है। जैसे ही अकबर को यह कहानी पता चलती है कि बाज बहादुर ने फिर से सारंगपुर पर या मालवा पर अधिकार कर लिया है, तो उस स्थिति में अकबर फिर से एक सेना भेजता है, फिर से बाज बहादुर को पराजित करता है ना। और उस युद्ध में बाज बहादुर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में मालवा पर स्थायी रूप से मुगल साम्राज्य का हिस्सा जो है मालवा मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। तो कुल मिलाकर के कहानी इतनी है कि मालवा पर जीत हासिल करने के लिए अकबर ने 2 बार यहां सेना भेजी और दोनों बार सेना जो है बाज बहादुर के विरुद्ध भेजी गई थी। क्लियर है? इसके बाद इनका अभियान चलता है गोंडवाना की विजय अभियान। कौन सा? गोंडवाना विजय अभियान। दरअसल गोंडवाना जो है उस समय रानी दुर्गावती के अंडर में था, अर्थात कि गोंडवाना पर रानी दुर्गावती का शासन चलता था। उस समय गोंडवाना के शासक इनके नाबालिग पुत्र थे। तो इनके पुत्र के नाबालिग होने के कारण रानी दुर्गावती उनके संरक्षक के रूप में कार्य करती थी।
लेकिन उस समय जो अकबर की नीति थी, साम्राज्यवादी जो नीति चल रही थी, उस नीति में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए अकबर गोंडवाना को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहता था। और ऐसे में ही अकबर ने गोंडवाना को जीतने के लिए हाकिम आसफ खां के नेतृत्व में एक सेना गोंडवाना भेज दी युद्ध करने के लिए। अब जैसे ही हाकिम आसफ खां की सेना गोंडवाना पहुंचती है युद्ध करने के लिए, इधर रानी दुर्गावती भी युद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। वो दोनों की सेना आमने सामने होती है, लेकिन ऐसे में ही रानी दुर्गावती की जो सेना थी उनके द्वारा छल किया जाता है और मुगलों के साथ वो मिल जाते हैं। इसके कारण से रानी दुर्गावती के कई सारे सैनिक मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी रानी दुर्गावती तस से मस नहीं हुई और उन्होंने बहुत ही भयंकर अपना साहस दिखाते हुए भयंकर युद्ध किया। लेकिन अंतिम रूप से उनको पराजय हाथ लगी और गोंडवाना पर भी मुगलों का शासन हो गया। इसके बाद में पॉइंट आता है या इसका या विजय अभियान के अंतर्गत राजपूताने की विजय। तो दोस्तों दरअसल अकबर की जो नीति रही है, जैसे हम आज पढ़ रहे हैं कि धार्मिक और राजपूत नीति, तो ये राजपूत नीति जो है अकबर के अभियानों का एक अहम हिस्सा मानी जाती है। कारण ये है कि उस समय अकबर का जो है डटकर सामना करने वाले, अगर साम्राज्य की बात करें, राजाओं की बात करें, तो वो राजपूत राजा ही थे जो अकबर का इस प्रकार से डटकर सामना कर सकते थे या अकबर को चुनौती दे सकते थे। इसलिए अकबर ने राजपूत नीति के अंतर्गत उसने राजपूतों को अपना मित्र बनाने पर विशेष फोकस किया। तो राजपूतों को अपने अधीन लाने के लिए अकबर ने स्वेच्छा से कूटनीति और शक्ति दोनों का ही प्रयोग किया। स्वेच्छा का दैट मीन्स ये कि जो भी राजपूत अपनी इच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेगा, अकबर उनके साथ में मित्रता का व्यवहार करेगा, मतलब उनका मित्र बन जाएगा और उन्हें मनसबदार बना लेगा। लेकिन जिन राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, उनके साथ अकबर ने युद्ध करके उन्हें परास्त करने के बाद भी उनके साथ अच्छा बर्ताव किया, बुरा बर्ताव नहीं किया, ताकि एक राज्य दूसरे राज्य का दुश्मन ना बने। तो इस प्रकार से एक सहानुभूतिपूर्ण नीति का पालन किया अकबर ने राजपूतों के साथ में। इसके अलावा अन्य विजय की बात करें तो बंगाल और बिहार की विजय, ठीक है। तो बंगाल और बिहार की विजय के अंतर्गत 1574 में अकबर ने बिहार और बंगाल की ओर कूच किया। लेकिन इस युद्ध में या कहें कि इस अभियान में अकबर खुद युद्ध के लिए आ रहा था या बंगाल और बिहार को जीतने के लिए आ रहा था। पटना और हाजीपुर को उसने आते आते ही रास्ते में जीत लिया। जो पटना दैट मीन्स की बिहार, ठीक है ना। तो यहां पर बिहार, पटना और हाजीपुर पर जो शासन था वो दाऊद का था। किसका? दाऊद का। लेकिन जैसे ही अकबर की सेना की यहाँ एंट्री हुई ना, दाऊद भाग खड़ा हुआ। मुनीम खां को बंगाल का सूबेदार बना करके मुगल सम्राट अकबर वापस लौट गया। 1557 कहानी आती है, 1557 मुनीम खां की मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु का फायदा उठा करके ही दाऊद ने फिर पूरे प्रदेश पर फिर से कब्जा कर लिया। इस प्रकार से अकबर को फिर से वापस सेना भेजनी पड़ी दाऊद को समाप्त करने के लिए और अंत में 1576 में राजमहल के पास फिर से एक युद्ध होता है जिसमें दाऊद मारा जाता है और बंगाल बिहार फिर से मुगल साम्राज्य के अभिन्न अंग बन जाते हैं। दैट मीन्स कि बंगाल और बिहार पर पहले खुद अकबर आता है जीतने के लिए, बंगाल और बिहार को, है ना। और उसका युद्ध होने से पहले ही दाऊद भाग खड़ा होता है क्योंकि उसको पता था कि अकबर की विशाल सेना के साथ अकबर जो है यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। ऐसे में दाऊद भाग जाता है और जब दाऊद भाग जाता है और पटना और बिहार पर पूरी तरह से अकबर का कब्जा हो जाता है, अधिकार हो जाता है, तो अपने ही जो विश्वसनीय जो सरदार थे मुनीम खां, उसके नेतृत्व में बंगाल बिहार को सौंप करके अकबर वापस लौट जाता है। लेकिन जब कुछ सालों बाद मतलब 1575 में, मतलब कुछ सालों क्या, एक साल के अगले साल ही, एक साल बाद ही मुनीम खां की मृत्यु हो जाती, जो बंगाल बिहार पर शासन कर रहा था। उसकी मृत्यु के बाद में जो दाऊद था वो फिर से उठ खड़ा होता है और फिर से बंगाल बिहार पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। और जब ये न्यूज वापस से अकबर के पास पहुंचती है तो अकबर फिर से सेना भेजता है, वो दाऊद को मार करके और वहां पर परमानेंटली अपना अधिकार जमा लेता है। तो इस तरह से मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे विस्तार हुआ। विभिन्न युद्धों के माध्यम से उसने एक बड़ा, सबसे ज्यादा विस्तार किया अपने साम्राज्य का।
इसके बाद यदि बात करें अकबर की धार्मिक नीति की दोस्तों, तो एक छोटी सी धार्मिक नीति रही है लेकिन बहुत सटीक रही थी। काफी उसकी सराहना भी की गई उस समय में और काफी आलोचनाएं भी की गई है, जिसका जैसे जैसा दृष्टिकोण रहा वैसे वैसे उन्होंने उस नीति के बारे में कहा है। लेकिन अकबर के अनुसार, या हम कहें कि इतिहास में अगर देखा जाए, तो ऐसा कोई पहला शासक था जिसने राजनीतिक दृष्टिकोण से धार्मिक नीति को अपनाया था। अकबर की धार्मिक नीति का मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा महत्व है, और उसका महत्व होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ही यह है कि इससे पहले या इसके बाद का कोई ऐसा शासक ही नहीं रहा है जिसने इस प्रकार की किसी नीति का पालन किया हो। उसकी धार्मिक नीति उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बन चुकी थी। अकबर को पता था कि यदि उसे एक सटीक रूप से, यदि उसको स्थायित्व रूप से शासन करना है, तो उसे एक ऐसी धार्मिक नीति का पालन करना होगा जो उसके देश की जनता को एक साथ या एक प्लेटफॉर्म पर ला सके। अकबर की धार्मिक नीति बाबर या हुमायूं की नीतियों से एकदम अलग थी। उनके ऐसा कट्टरवादी नीति का पालन उसने नहीं किया। धार्मिक नीति की बात करें तो उसकी धार्मिक नीति, एक ही धार्मिक नीति उसने चलाई थी, दीन ए इलाही। क्या चलाई थी दोस्तों? दीन ए इलाही। और जैसा कि आप सभी थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं दीन ए इलाही के बारे में, कि ये एक ऐसा नया धर्म था जो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। इसकी कुछ अपने आप में ही विशेषताएं थी। ये दीन इलाही जो धर्म है, जो धर्म था जो अकबर के द्वारा बनाया गया था, यह धर्म किसी एक धर्म से संबंधित नहीं, बल्कि उस समय के सभी धर्मों की संपूर्ण जो विशेष बातें थी, जो अच्छी बातें थी, उनको मिलाकर के बनाया गया था। मतलब ये धर्म जो है सभी धर्मों का एक सार था। और इस धर्म का जो समय चला, ये 1582 से 1605 तक का जो समय रहा है, वो दीन इलाही का समय रहा है। अकबर ने एक नया धर्म बनाया, दीन इलाही, जिसको नाम दिया गया। दीन का मतलब होता है धर्म और इलाही का मतलब होता है ईश्वर। अतः दीन इलाही का मतलब क्या हुआ? ईश्वर का धर्म। क्या मतलब हुआ? ईश्वर का धर्म। पॉइंट टू पॉइंट याद रखिएगा। वैसे तो जो फैक्ट है वहां पर मैंने हाईलाइट किया कर रखा है ना, ताकि आप लोगों को ज्यादा तकलीफ ना आए। तो बेसिकली दीन का मतलब क्या होता है? धर्म, और इलाही का मतलब होता है ईश्वर। दोनों को साथ जोड़ देंगे तो ईश्वर का धर्म। प्रत्येक धर्म की अच्छी बातों को लेकर के ये धर्म बनाया गया था, इसीलिए इसको सभी धर्मों का सार कह सकते हैं। आइए कुछ इसकी विशेषताओं पर भी जरा फोकस डालते हैं। दीन इलाही धर्म की क्या विशेषताएं हो सकती थी? तो दीन इलाही धर्म की कुछ विशेषताओं पर हम दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जैसे एक ईश्वर है तथा अकबर उसका पैगंबर होगा। पैगंबर मतलब नेता होगा। सुनिएगा ध्यान से, जो दीन इलाही की स्थापना किसने की? अकबर ने की। इसलिए उसका पैगंबर या नेता जो है अकबर को ही बनाया गया। तो सभी का ईश्वर एक होगा, अकबर उसका पैगंबर होगा मतलब नेता होगा। इसका अनुयायी बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अकबर से दीक्षा लेनी होगी। क्यों? क्योंकि इस धर्म का जो पैगंबर या नेता था वह अकबर था, इसलिए अकबर से दीक्षा लेना बहुत जरूरी था जो भी व्यक्ति इस धर्म को ज्वाइन करना चाहता था। सभी सदस्यों को अकबर को साष्टांग प्रणाम करना आवश्यक था। इसके अलावा इस धर्म के, अब चूंकि साष्टांग प्रणाम करना जरूरी, क्यों? क्योंकि वह उस धर्म का सबसे बड़ा नेता था। ठीक है, तो इस धर्म के अनुयायियों को अपना श्राद्ध जीवित रहते हुए करना पड़ता था। इस धर्म को, इस धर्म में, दीन ए इलाही धर्म में एंट्री करने के कुछ रूल्स थे, और उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर व्यक्ति को जीते जी अपना श्राद्ध करवाना जरूरी था। श्राद्ध कर देगा तो वो, जैसे अगर आपने श्राद्ध कर दिया तो हिंदू धर्म के अंतर्गत यदि श्राद्ध हो जाता है आपका, इसका मतलब है कि आप इस दुनिया में हो ही नहीं। क्लियर है? लेकिन तो दीन इलाही धर्म में आने के लिए आवश्यक था कि आप जीते जी अपना श्राद्ध करवा दें। इसके अलावा इसके अनुयायियों के लिए मांस खाना निषेध था। मांस खाना निषेध था, जैसे कि हिंदू धर्म की बड़ी विशेषता रही है ना, शाकाहारी जीवन। उसी प्रकार से हिंदू धर्म की विशेषता को लेते हुए मांस खाने को निषेध किया गया। इसके अलावा सूर्य और अग्नि की उपासना करना, रविवार के दिन ही इस धर्म को स्वीकार किया जा सकता था। वहीं जिस इच्छानुसार किसी व्यक्ति को या उसकी मृत्यु के बाद जो चाहे, जिसको चाहे जला सकते हो या दफना सकते हो, जैसा आपको उचित लगे। इसके अलावा दान और उदारता करना इसका आवश्यक तत्व था। ठीक है, तो कुछ विशेषताएं थी जिन पर मैंने चर्चा की। इसके अलावा बहुत सारी विशेषताएं हैं इस धर्म की, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना कंटेंट पर्याप्त होगा। लेकिन दोस्तों यदि अब हम मूल्यांकन की बात करें, दीन इलाही धर्म के मूल्यांकन की बात करें, तो वो मूल्यांकन भी इनका सटीक हो जाता है। हालांकि उनके समय में कई आलोचनाएं भी की गई, पर आलोचनाओं से पहले जो है इसकी कुछ खास बातों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। इस प्रकार यदि देखा जाए
तो वास्तव में यह कोई एक धर्म नहीं वरन अनेक धर्मों का या सभी धर्मों का एक मिश्रण था। अकबर यदि चाहता तो प्रजा को मतलब एक कानून बना करके प्रजा के लिए कंपलसरी भी बना सकता था, विवश कर सकता था प्रजा को कि आपको यह धर्म अपनाना ही पड़ेगा, लेकिन अकबर ने ऐसा नहीं किया। और अकबर के ऐसा नहीं करने के कारण ही इस धर्म को ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिल पाई, क्योंकि जनता कानून मानती है, इच्छाओं को कहां मानती है ना। तो आज भी ऐसे ही तो है, सरकार यदि अपनी इच्छाएं व्यक्त करती है तो जनता नहीं मानती है, जब तक कानून उनके सर पर आकर के हावी नहीं होगा तब तक नहीं मानेगी। अकबर के सामने भी साथ भी कुछ ऐसा ही था। अकबर ने इस धर्म को लेकर के तो आया, सभी धर्मों की विशेषताओं के साथ लेकर आया, ताकि सभी धर्मों के लोग मिलकर एक साथ रह सके और एक मिलजुल कर रहे और अच्छा व्यवहार एक दूसरे के साथ हो, जिससे राष्ट्र का विकास भी संभव हो पाए। लेकिन उन्होंने कंपलसरी नहीं बनाया था इस धर्म को कि सभी लोगों को अपनाना ही पड़ेगा, जिसकी इच्छा है वो आकर के अपनाए। और ये इच्छा के कारण ही जो है उस धर्म को कई लोगों ने उसको नकारा, उसकी आलोचना भी की। ठीक है, तो वह चाहता था कि लोग अपनी इच्छा से उसके विचारों को स्वीकार करें। इसी कारण दीने इलाही कभी भी जनता में लोकप्रिय नहीं हो सका और ना ही वो राजधर्म बन सका। अकबर की मृत्यु के साथ ही इस धर्म का भी पतन हो गया। पतन होने के बाद में इस धर्म की आगे चल करके कई आलोचनाएं भी हुई, कई विद्वानों ने आलोचनाएं की, विद्वानों दैट मीन्स कई विचारकों ने आलोचनाएं की, कुछ विचारकों ने इसका समर्थन, इस धर्म का समर्थन किया, तो कुछ ने आलोचना की। आप समझ सकते हैं जो धार्मिक सहिष्णु प्रवृत्ति के लोग होंगे, विचारक होंगे, उन्होंने समर्थन किया है, और जो कट्टरवादी विचारधारा वाले लोग होंगे, विचारक होंगे, उन्होंने सीधी सी बात इसको नकारा, इस धर्म को नकारा होगा, इसकी आलोचना की होगी। चलिए, इसके बाद में अगर बात करते हैं तो अकबर की राजपूत नीति की। राजपूत नीति भी जो है अकबर के प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। हुमायूं के बाद में 1556 में मुगल साम्राज्य का शासक अकबर बनता है। और अकबर बहुत ही योग्य, दूरदर्शी और राजनीतिक सूझबूझ वाला व्यक्ति माना जाता है। मुगल साम्राज्य में एक दूरदर्शी जो सम्राट रहा है, मुगल साम्राज्य में अब तक के सभी सम्राटों में सबसे ज्यादा दूरदर्शी या योग्य सम्राट जो है अकबर को माना जा सकता है, क्योंकि आने वाली सभी परिस्थितियों को पहले ही भांपकर उसके लिए तैयारी कर लेना ही दूरदर्शिता का प्रमाण होती है। और यह योग्यता अकबर में बहुत अच्छे से समाहित थी। राजगद्दी पर आसीन होते ही, राजगद्दी पर बैठते ही उसको यह समझ आ चुका था कि अगर भारत में मुगल शासन को स्थिर करना है, स्थायी बनाना है, तो राजपूतों से हमें दुश्मनी नहीं बल्कि मित्रता करनी होगी। राजपूतों के सहयोग के बिना मुगल साम्राज्य को स्थायित्व देना संभव नहीं है। यह बात अकबर पहले ही समझ चुका था, और इसी कारण से अकबर ने अपने साम्राज्य को हिंदू और मुसलमान दोनों की सद्भावना का आधार बनाया, और उसने ऐसी नीति अपनाई जिससे राजपूत उसके सहयोगी बन जाए। उन्होंने अपना, और जब उन्होंने इस प्रकार की नीति का पालन किया अकबर ने कि राजपूत उनका साथ दे, तो इन नीतियों के कारण ही राजपूत जो शासक थे या राजपूत जनता थी वो भी अकबर का साथ देने लगी, और उन्होंने मिलकर के मुगल साम्राज्य की रक्षा की, और मुस्लिम जनता के साथ राजपूतों ने मिलकर के मुगल साम्राज्य का गौरव बढ़ाया, उसे सुदृढ़ बनाया, और उसका दूर दूर तक विस्तार करने में अकबर की सहायता की। अकबर ने यह समझ लिया था कि राजपूतों के खिलाफ युद्ध और शत्रुता की नीति से मुगल साम्राज्य का भला नहीं हो सकता। यदि भारत में मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना है तो राजपूतों को और बहुसंख्यक हिंदुओं को अपने पक्ष में करना ही होगा। और ये अपने पक्ष में करने की जो नीति थी, जो राजपूतों के साथ मित्रता करने की नीति थी, इसी नीति को राजपूत नीति का नाम दिया गया। जो आपके मेन कंटेंट का हिस्सा था अकबर की धार्मिक और राजपूत नीति। धार्मिक नीति के अंतर्गत आपको सिर्फ एक लाइन याद रखना है। कौन सी लाइन दोस्तों? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना, दैट्स ऑल। बाकी कहानी आपको अपने आप याद आ जाएगी। और राजपूत नीति के अंतर्गत बस यहां पर भी आपको एक ही लाइन विशेष रूप से याद रखनी है कि राजपूतों को शत्रु नहीं बल्कि मित्र बनाने पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया अकबर ने। यदि आप ये मेन कंटेंट को याद रखते हो तो पूरी कहानी आपको अपने आप याद हो जाएगी। प्रशासन व्यवस्था की यदि बात करें, प्रशासनिक व्यवस्था की यदि बात करें तो अकबर को जो है यह प्रशासनिक रूप से अगर बात करें तो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? राष्ट्रीय सम्राट कहा जा सकता है। राष्ट्रीय सम्राट कहते किसको है?
राष्ट्रीय सम्राट हम उसको कहते हैं जो किसी एक क्षेत्र में जन समूह में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक एकता उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। राष्ट्रीय सम्राट हम उस सम्राट को कह सकते हैं जो वहां की अपने क्षेत्र की जनता को संपूर्ण दृष्टिकोणों से एकता के सूत्र में पिरो दे। संपूर्ण दृष्टिकोण का मतलब हुआ राजनीतिक क्षेत्र में भी लोगों को एक साथ लाकर खड़ा कर दे, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक क्षेत्र से में भी जो है सभी जनता को एकता के सूत्र में बांध दे। और अकबर ने कुछ इसी प्रकार की भूमिका अदा की थी अपने शासनकाल में। अकबर ने न केवल उन प्रदेशों के अतिरिक्त भारत के विशाल भूभाग पर अधिकार करके भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की, बल्कि अपनी कुशल नीतियों से उसने भारत में सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक एकता भी स्थापित करने का प्रयास किया। और इस एकता को हम वन बाय वन करके भी समझ सकते हैं। जैसे यदि बात करें सबसे पहले कि राजनीतिक एकता के क्षेत्र में अकबर ने किस प्रकार से कार्य किया, तो दोस्तों अकबर ने 1556 में राजगद्दी पर जब बैठा तो उस समय उसके अधीन छोटा सा राज्य उसको हाथ आया था। अकबर ने जब पहली बार शासन व्यवस्था की बागडोर संभाली तो उस समय उसके पास छोटा सा मुगल साम्राज्य था। अकबर ने अपनी योग्यता से साम्राज्य का इतना विस्तार किया कि उससे पहले का कोई शासक कर ही नहीं पाया था। अरे सिर्फ मुगल साम्राज्य में नहीं बल्कि अन्य किसी वंश में भी नहीं कर पाया था। अपने शासन काल में उसने लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार करके और लगभग पूरे भारत को एक राजनीतिक सूत्र में पिरो दिया था। पूरे राजनीति पूरे भारत में ही, लगभग पूरे भारत पर ही उसका अधिकार हो चुका था और पूरे भारत का प्रत्येक क्षेत्र उसके अंडर में, उसकी छत्र छाया में आ चुका था। उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत के भी कई क्षेत्र जो है इसके प्रभुत्व में आ चुके थे। तो इस प्रकार से पूरी भारतीय जनता को उसने एक राजनीतिक सूत्र दिया। इसके अलावा उसने धार्मिक एकता लाने का भी प्रयास किया। अकबर ने कई जो है धार्मिक नीतियों का पालन किया या कई इस प्रकार के कानून बनाए जिससे जनता धार्मिक बेमनस्य को भूल करके और मिलजुल कर रहने के लिए मजबूर हो गई। अकबर ने न केवल स्वयं धर्म सहिष्णुता की नीति पालन की बल्कि उसने जनता में भी इसी प्रकार के विचारों को उत्पन्न किया। अकबर ने हिंदू मुसलमानों के बीच में जो खाई थी उस खाई को खत्म करने का प्रयास किया। वो किसके माध्यम से? एक नए धर्म की स्थापना के माध्यम से, जिसे दीन-ए इलाही धर्म कहा जाता है। अन्य की बात करें, सामाजिक एकता की बात करें तो सामाजिक क्षेत्र में भी अकबर ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जिससे सामाजिक रूप से जो भेदभाव था जनता के अंदर वो भेदभाव समाप्त हो जाए। हिंदू मुसलमानों के उस समय की अगर बात करें, अकबर के शासन से पहले की बात करें तो उस समय में जो दो ही बड़े समुदाय हुआ करते थे, हिंदू और मुस्लिम, दोनों जो है एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखते थे। अकबर ने अनेक कई ऐसे कानून बनाए जो उस समय की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन ला सके और इस नीति ने, अकबर की ऐसी सामाजिक नीति ने कई उस समय की परिस्थिति में परिवर्तन भी किया। अकबर ने हिंदुओं को जो तीर्थ यात्रा कर लगा हुआ था उसको समाप्त करके हिंदू जनता के हित में फैसले लिए। बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने की जो नीतियां चल रही थी पहले से, उन पर प्रतिबंध लगाया और हिंदू और मुसलमानों के जो त्योहार मनाए जाते थे उनको प्रोत्साहन देना चालू किया। ऐसे और भी धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कई ऐसे कदम उठाए जिससे हिंदू भी खुश हुए और मुस्लिम भी खुश हुए, जिससे दोनों जनता अब अपने बीच का बेमनस्य भुला करके, द्वेष भुला करके एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहने लगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अकबर ने अपने शासनकाल में सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी एकता स्थापित करने का प्रयास किया था। आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया किस प्रकार से? भाई उसने मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण किया। मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण क्यों किया? क्योंकि अकबर ने जो है सिर्फ आंतरिक ही नहीं बल्कि विदेशी व्यापार पर भी फोकस किया, विदेशी व्यापार को भी प्रोत्साहन दिया। जब अकबर के शासन काल में भारत में आंतरिक और विदेशी व्यापार एक ही साम्राज्य की छत्र छाया के नीचे होने लगा तो देश की आर्थिक स्थिति अपने आप ऊपर उठने लगी। देश जो है आर्थिक रूप से संपन्न होने लगा और जो जनता आर्थिक रूप से संपन्न होती है वहां पर जो है जनता परस्पर रूप से एक दूसरे के साथ द्वेष के साथ नहीं बल्कि मिलजुल करके रहती है। अकबर ने संपूर्ण राज्य में एक समान कर व्यवस्था लागू की जिससे लोगों के अंदर जो भेदभाव था वो भी समाप्त हो गया। अंतिम रूप से यदि बात करें तो इसके बाद में सांस्कृतिक एकता लाने का भी अकबर ने अथक प्रयास किया है।
अकबर ने अलग अलग भाषाओं में धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद को प्रोत्साहन दिया। जो भी धार्मिक ग्रंथ थे सभी धर्मों के अलग अलग भाषाओं में उनका अनुवाद करवाया, जिससे कि सभी लोग उसको पढ़ सके। अकबर ने हिंदुओं के बच्चों की शिक्षा के लिए भी उचित प्रबंध करवाया, जिससे हिंदू व मुसलमानों के बीच में पारस्परिक संबंध बढ़ने लगे। अकबर के शासनकाल में कला के क्षेत्र में भी पर्याप्त वृद्धि होने लगी। अकबर ने हिंदू मुसलमानों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इतना करीब कर दिया कि दोनों निरंतर विचार विमर्श और मिलना आवश्यक हो गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अकबर की विभिन्न उपलब्धियों को देखते हुए उसे राष्ट्रीय सम्राट मानना उचित ही होगा। तो किसी भी सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहना इन्हीं तथ्यों पर निर्भर करता है कि क्या वो अपनी जनता को अलग अलग क्षेत्रों में एक कर पाया, क्या धार्मिक रूप से एक कर पाया, धार्मिक रूप से जो भेदभाव था क्या उसको समाप्त कर पाया, क्या राजनीतिक रूप से सभी जनता को एक समान अधिकार दे पाया, क्या वह सामाजिक क्षेत्र में जनता को जोड़कर रख पाया, क्या सांस्कृतिक रूप से भी जनता में एकता ला पाया, या आर्थिक रूप से क्या सभी जनता को एक समान रूप से बिना भेदभाव के सुदृढ़ कर पाया। तो ये सारी क्षेत्र, जितने भी क्षेत्र मैंने आपको बताए, सभी क्षेत्रों में जो विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाला शासक ही एक राष्ट्रीय शासक के का दर्जा प्राप्त कर सकता है, जो कि उसने अकबर ने अपने शासनकाल में ये सभी उपलब्धियां प्राप्त की थी। इसलिए अकबर को एक राष्ट्रीय सम्राट माना जा सकता है। उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको समझ आया होगा। कम समय में टॉपिक लंबा था, लग रहा था कि मुझे बहुत लंबा सेशन इस पर चलने वाला है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण एग्जाम को भी फोकस में रखना आवश्यक है, इसलिए जरूरत से ज्यादा समय देना भी अच्छा नहीं होगा, है ना। तो इसलिए मैंने समय को भी थोड़ा सा मिनिमाइज करने का प्रयास किया, लेकिन कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। निश्चित रहे आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, रिवीजन आप नोट से ही लगाइएगा, आपको बिल्कुल टॉपिक पूरी तरह से क्लियर होगा, है ना। एग्जाम के टाइम पे बिना रिवीजन के एग्जाम देने नहीं जाना है। आज आपने लेक्चर लिया है, एग्जाम से पहले एक रिवीजन कम से कम आप इस नोट्स के माध्यम से जरूर लगाओगे, ताकि ये लेक्चर आपको फिर से ना देखना पड़े और ये पूरा लेक्चर आपको याद भी आ जाए। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं पूरा टॉपिक समझ आया होगा, डिफिकल्टी जैसा कुछ था नहीं। अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे जहांगीर और शाहजहां की। तो दोस्तों मैं आपको अभी से बता दूं, जहांगीर पर एक सेशन होगा और शाहजहां पर एक, मतलब दोनों पर अलग अलग सेशन होंगे। लेक्चर नंबर 23 में जहांगीर की बात करेंगे और लेक्चर नंबर 24 में शाहजहां पर चर्चा करेंगे। इसके साथ में हम ये टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक दी गई है, डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। और यदि सभी पीडीएफ एक साथ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी पीडीएफ आपको एक ही स्थान पर मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों सेशन यदि आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक जरूर करते चले यार। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाए हमारे साथ सब्सक्राइब करके, जो कि निरंतर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट टॉपिक वाइज टॉपिक मिलता रहेगा। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।